वेलकम बैक टू एडिसोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज में आज हम वीर सावरकर को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने ये टैग लाइन लिखा हुआ है, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लेजेंड, ऐसा क्यों कहा जाता है वीर सावरकर को। हम जानते हैं कि वीर सावरकर भी एक फ्रीडम फाइटर थे, एक नेशनलिस्ट पर्सन थे। बट कुछ इनके क्रिटिक्स हैं जो कि इनको कंट्रोवर्शियल लेजेंड बोलते हैं, इनको कंट्रोवर्शियल हिंदू बोलते हैं, कुछ लोग एज अ विलन इनको पोर्ट्रे करते हैं। ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो, जो भी नए वीडियोस आए टीचिंग से रिलेटेड, वो आप देख सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आज के लेक्चर में वीर सावरकर के बारे में देखने को, वो है आइडिया ऑफ हिंदुत्व। क्योंकि जो आरएसएस फॉर्म हुआ या फिर जो मुस्लिम लीग भी फॉर्म हुई, वो इनकी इसी यूनिफिकेशन के आइडियोलॉजी पे फॉर्म हुई। देखिए, आरएसएस का फॉर्मेशन तो हिंदूज़ के लिए हुआ, मान लीजिए हिंदूज़ को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। बट मुस्लिम लीग या फिर पाकिस्तान का जो भी बना पाकिस्तान, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है वीर सावरकर को। क्योंकि इनके थॉट्स थे कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएं। जैसे कि हम आगे देखेंगे, हिंदू राष्ट्र को समझेंगे। तो उसी तरीके से जो भी मुस्लिम थिंकर्स थे, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि ये बंदा बोल रहा है, कल को ऐसा बन जाएगा, कल को ऐसा एक नेशन बन जाएगा इंडिया, जो कि हिंदूज़ के लिए होगा। हम तो माइनॉरिटी में हो जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का जो आइडिया है वो सामने लाके उन्होंने रखा। और आफ्टर दैट हम देखते हैं क्या कि पार्टीशन हो जाता है इंडिया का, इन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो सब तो हम आगे लेक्चर्स में देखते हुए चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले कुछ स्टार्टिंग के लाइफ देख लेते हैं वीर सावरकर की। तो वीर सावरकर इनको कहें या फिर विनायक दामोदर सावरकर कहें या वीडी सावरकर कहें या स्वतंत्र वीर सावरकर कहें, और वीर सावरकर तो नाम है ही, वीर सावरकर इन द सेंस बिलव्ड सावरकर इनको कहा जाता था। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा जिसको प्रताड़ना मिलती है, उतना ज़्यादा वो पॉपुलराइज होता जाता है लोगों के बीच में। वीर सावरकर को इतना ज़्यादा 50 सालों की जेल हुई थी इनको, हालांकि ये 50 साल तक पूरा जेल में रहे नहीं थे। इन्होंने कई सारे पिटिशन, बहुत से पिटिशन्स दायर किए, जिसके बाद निकल गए। सो ऐसा कुछ हुआ था, इस वजह से ये बिलव्ड बन गया थे पूरी दुनिया के, सॉरी पूरी इंडिया की। सो जो वीर सावरकर हैं, इनका बर्थ होता है 28 मई 1883 को इन नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के भागुर एक गांव करके है, वहाँ पे उनका बर्थ होता है। सो ये जो वीर सावरकर होते हैं, ये एक एडेंट नेशनलिस्ट होते हैं, रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर होते हैं एंड नोटेड फ्रीडम फाइटर होते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो, ये सारे गुण तो हैं इनमें, बट बुराइयाँ कहाँ हो रही वो हम आगे देखेंगे। और जो सावरकर होते हैं, ये एजुकेट होने के लिए जाते हैं इंग्लैंड में। ये अपना बैरिस्टर की डिग्री लेने जाते हैं, बैरिस्टर इन द सेंस लॉयर, भाई जो आज हम लॉयर बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, वो पहले के टाइम में उसे बैरिस्टर बोला जाता था। सो बैरिस्टर की डिग्री लेने जाते हैं ये इंग्लैंड में। वहाँ पे इन क्या करते हैं कि इनको मैडम भीकाजी कामाका और लाला हरदयाल जैसे कई सारे रिवोल्यूशनरी रिबेलियंस का इनको साथ मिलता है। और ये भी अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना में, एक सीक्रेट सोसाइटी थी अभिनव भारत, उसमें ये भी अपना योगदान देते हैं। सो इन इन अभिनव भारत सोसाइटी कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है। इन इंग्लैंड में ही इसका फॉर्मेशन हो जाता है, लंदन में ही। और इसके बाद इनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी हुई है चित्रगुप्त ने, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर करके इन्होंने लिखा हुआ है। और ये बहुत ही हेल्पफुल है ये बुक, अगर आपको सावरकर के बारे में जानना है। क्योंकि मैंने भी ये लेसन बनाने से पहले, ये लेक्चर बनाने से पहले ये बुक को समरी इसकी देखी है। ये बहुत हेल्पफुल बुक है अगर आप सावरकर के बारे में जानना चाहते हैं। ये बहुत चैम्पियन इन द आइडिया ऑफ हिंदुत्व का जो आइडिया था, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का आइडिया था, उसकी बहुत ही, मतलब एक पथ प्रदर्शक के तरीके से थे वीर सावरकर। इस तरीके से उन्होंने अपना चलाया था, हिंदुत्व का आइडिया दिया था। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि जिस टाइम पर ये होते हैं इंग्लैंड में, उस टाइम पर एक कलेक्टर होता है नासिक का, उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर, एक जैक्सन करके एक होता है नासिक का कलेक्टर, उसका मर्डर हो जाता है। और इसके बाद ये कर लिए जाते हैं अरेस्ट करने के बाद इनको 50 ईयर्स की जेल होती है, 50 ईयर्स की जेल इनको सज़ा सुनाई जाती है।
बट ये क्या होता है कि ये जाते तो नहीं है उतना ज़्यादा टाइम तक के लिए जेल, बट इनको अंडमान में काला पानी जो करके बोला जाता है, काला पानी की इनको सज़ा दी जाती है। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना जिसकी वजह से इनको झेलनी पड़ती है, और अंडमान सेलर जेल में इनको रखा जाता है। और इनको जब वहाँ से इंग्लैंड में ये अरेस्ट करे जाते हैं, उसके बाद जब ये इंडिया लेके आए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है डेंजरस स्टेट प्राइजनर आ रहा है, बहुत ही डेंजरस इंसान है जिसको हम लेकर आ रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से ये अरेस्ट हो जाते हैं, और इसके बाद ये फिर से एक बार भाग जाते हैं। एक बोट होती है जिस पे ये लाए जाते रहते हैं, और उसके बाद वो भाग जाते हैं फ्रेंच के बोट पर, जिसके बाद फ्रेंच जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स को सूचना दे देते हैं कि ये वीर सावरकर मेरी बोट पे आ गया है। और इसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में सावरकर को लेकर, जिसके बाद इनका ये जो मामला होता है, ये जो इनका केस होता है, वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो हेग में होता है, वहाँ पे ये केस जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिनका कोई केस था जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में गया था। तो ऐसे फर्स्ट इंडियन वीर सावरकर थे। एंड इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी ड्यूरिंग द, वहाँ जब ये अंडमान में थे, सेल्युलर जेल में थे, और उसके बाद वो निकलने के बाद अंडमान की एक बहुत ही बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोज फ्रॉम अंडमान। वो आगे मैं वर्क्स में आपको बता दूंगी। ही ज्वाइंट डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी। वो जैसे ही रिलीज होते हैं, फ्राइजन से रिलीज होते हैं, तुरंत वो ये डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको हेड कर रहे होते हैं तिलक। और उसके बाद ये हिंदू महासभा ज्वाइन कर लेते हैं। हिंदू महासभा से पहले एक इन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा करके एक पार्टी फॉर्म करी होती है, जिसको बाद में ये हिंदू महासभा में मिला देते हैं। और ही वॉज ऑल्सो सस्पेक्ट इन कपूर कमीशन। कपूर कमीशन में आपको बता दूं, कपूर कमीशन जो था वो इस्टेब्लिश करा गया था क्योंकि गांधी जी की डेथ के बाद उसको इस्टेब्लिश करा गया था, जो भी इसमें सस्पेक्ट थे उनकी जांच के लिए। तो उनमें से एक सस्पेक्ट माने जाते हैं सावरकर भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज और गांधी जी की आइडियोलॉजीज डिफरेंट हुआ करती थी। इनका मानना था कि पॉलिटिक्स में धर्म एथिक्स लेके आना चाहिए, सारी चीज़ें मिक्सअप करनी चाहिए, बट इनका गांधी जी का कुछ अलग मानना था, वो हम गांधी के लेक्चर में देखेंगे। सो ये कपूर कमीशन में ये एक सस्पेक्ट माने जाते हैं, और इन पर भी ये कमेटी डाली जाती है कि इनकी भी देखी जाए, इनकी भी इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर भी करा जाए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सावरकर। सबसे पहले ये लिखते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये रेवोल्यूशनरी थे उस टाइम पर। देखिए, तीन फेजेस में हम इनके टाइम पीरियड को पूरा हम देखें सावरकर के, तो हम तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ वो था जब रिवोल्यूशनरी सावरकर की बात हुआ करती थी, मतलब ये वाला फेज़ जब ये अभिनव भारत सोसाइटी की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं विद मैडम बीका जी एंड लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, इन लोग के साथ। आफ्टर दैट एक फेज़ आता है जो बिल्कुल साइलेंट से हो जाते हैं, क्योंकि ये अरेस्ट हो जाते हैं उतने टाइम के लिए, कुछ 14 ईयर्स तक इनको अरेस्ट रहना पड़ता है। फिर उसके बाद एक और पीरियड आता है जो कि मैच्योर्ड सावरकर वाला पीरियड होता है, जिसमें ये हिंदुत्व की बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, और वो कौन हिंदू हो सकता है, इन सब जैसी चीज़ों की बातें करते हैं। सो ये सबसे पहली इनकी वर्क है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके, 1909 में आई हुई है। फिर आती है हिंदू पद पातशाही, 1925 में आती है। ये लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, ये तो इनको इनकी बायोग्राफी है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि चित्रगुप्त ने इसे लिखा है, और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी लाइक एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जहाँ पे इन्होंने थ्योरी दी, हिंदुत्व की थ्योरी दी। और इसके बाद सावरकर लिखते हैं हिंदू राष्ट्र दर्शन। हिंदू राष्ट्र दर्शन में भी ये हिंदू राष्ट्र बनाने का एक आइडिया अपना पेश करते हैं। एंड ये 1949 में ये बुक निकलती है। एंड इकोज फ्रॉम अंडमान, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ये बुक इन्होंने अंडमान में, जिस टाइम पर ये अंडमान सेलुलर जेल में थे, उस टाइम पर इन्होंने लिखी हुई थी। और ये बहुत ही दयनीय टाइप की बुक है, जैसा ये पढ़ के बहुत ही दुख होता है कि ऐसा किसी के साथ हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही बुरी स्थिति में इनको वहाँ पे रखा जाता था। एंड द लाइफ ऑफ मजनी। मजनी जो कि इटली के नेशनलिज्म के मतलब इटली का जो यूनिफिकेशन हो रहा था उसके चैंपियन थे, गरीबाल्डी के साथ मिलकर इन लोगों ने एक रिवोल्यूशन करा हुआ था। तो उनकी बहुत ही ज़्यादा ये इंस्पायर होते हैं उनसे, और उन पर भी एक बुक लिख डालते हैं सावरकर। एंड आफ्टर दैट आता है हिंदुत्व। हिंदुत्व पे भी कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं इन्होंने, जैसा कि अभी पीछे हमने कई सारी बुक्स देख ली, हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदू पद पातशाही, हिंदुत्व, ये सारी बुक्स सावरकर सावरकर ने बहुत ढेर सारी बुक्स लिखी थी, बहुत ही अच्छे राइटर थे। सो हिस्ट्री ऑफ सिक्स के बारे में भी इन्होंने बताया कि सिख कौन है, ये सभी बताया। और इस और हिंदू और हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो डेवलप करने का श्रेय सावरकर को ही जाता है। और ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इस कॉन्सेप्ट को, इस हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को इन्होंने पीछे हमने कुछ देखा, कई सारी बुक्स देखी हमने, उनमें इन्होंने दिया हुआ है। बट ये कुछ और भी बुक्स है, लाइक एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1992 में इन्होंने इसमें अपनी थ्योरी ऑफ हिंदुज़म दी है। फिर इन हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कौन हिंदू हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सावरकर कौन कौन हिंदू हो सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया हुआ है। और आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र भी इन्होंने दिया है। देखिए, अब हम वो चीज़ देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सावरकर का मानना था कि हिंदू कौन हो सकते हैं? हिंदू हो सकते हैं वो जिनकी पितृभूमि इंडिया है, होली लैंड जिनकी है, जो जिनकी पुण्य भूमि और जिनकी पितृभूमि वो इंडिया है। इंडिया क्या है? इंडिया वो है जो कि इंडस सॉरी, जो हिंदुस्तान है, जो इंडस रिवर से लेकर इधर नीचे साउथ में कन्याकुमारी केप कमरिन तक और ऊपर वो हिमालय तक है। यहाँ जो इसके बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, जो चारों तरफ से जो है, इसके बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, या फिर जिनके फोर फादर्स, या फिर जिनके एंसेस्टर्स यहीं से बिलोंग करते हैं, इतनी इतनी एरिया से बिलोंग करते हैं, इस पुण्य भूमि से बिलोंग करते हैं, वो लोग हिंदू हैं। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही ब्रॉड सा हमें दिख रहा है, बहुत ही ब्रॉड चीज़ दिख रही है। क्योंकि जो भी बाद में जो लोग चेंज हो गए इन बुद्धिज़्म, जो लोग बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, जो लोग जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए, बाद में इस्लाम आया, जो लोग इस्लाम्स में कन्वर्ट हो गए, अकॉर्डिंग टू सावरकर वो सब भी हिंदू राष्ट्र में कंपाइल करे जाएंगे, मतलब कि जोड़ दिए जाएंगे। ये इसकी इसके वजह से सावरकर के बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक्स भी हो जाते हैं। सावरकर का एक ये भी मानना था कि जो भी हिंदू हैं उनमें ये कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। जैसा कि बाद में बी आर अम्बेडकर को हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, जब हम बी आर अम्बेडकर को डिस्कस करेंगे, तो बी आर अम्बेडकर का भी सेम यही मानना था कि ये क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए और क्लासलेस होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ऊंच नीच वाला नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद वही चीज़ें कहेंगे सावरकर भी कि ये जो लोग मानते हैं, जो कास्ट को मानते हैं, वो कास्ट को अगर आप सिर्फ वेदास या फिर वेदास को पढ़कर सिर्फ आप बोल दे रहे हो कि एक टाइम पे ऐसा होता था, तो वो ओल्ड बिलीव्स हैं, वो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, वो चीज़ों को आज हम लागू नहीं कर सकते हैं। जब तक हम वेदास को पढ़े नहीं, तो किसी को सुनकर उसकी चीज़ें हमें नहीं अपनानी चाहिए। ब्लाइंड फेथ के खिलाफ हुआ करते थे सावरकर। और उनका मानना था कि बुद्ध, जैन, इस्लाम, या फिर बाद में जो लोग चेंज हो जाते हैं, पारसी फारसी हो जाते हैं, या फिर जो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, उन सब को भी मानते हैं सावरकर कि वो सब इंडियन ही तो है। तो अगर इंडियन है, मतलब इंडियन की बात कभी नहीं करते हैं सावरकर, वो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये सब जो हैं वो हिंदू राष्ट्र में आते हैं। जो लाइक सिर्फ यही नहीं है कि जितने भी धर्म हैं जिनका फॉर्मेशन इंडिया में हुआ है, लाइक जो हिंदू बुद्धिज़्म है, जैनिज्म है, या फिर सिखिज्म है, इन सब का फॉर्मेशन हिंदू राष्ट्र में हुआ है, इसी इंडिया में हुआ है। और ये जो जो लोग जिन लोगों ने इसका फॉर्मेशन किया है, वो सभी हिंदू थे एक टाइम पहले, उनके एंसेस्टर्स हिंदू थे। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग चेंज हो जाएंगे, बुद्ध, जैन और सिख, यही तीन लोग को हिंदू राष्ट्र में शामिल किया जाएगा। बल्कि जो इस्लाम है, जो इस्लाम इंडिया के बाहर की उपजी हुई है, उपजा हुआ धर्म है, उसको भी ये मानते हैं कि इनको हम हिंदू राष्ट्र में शामिल करेंगे, क्योंकि इनके फोर फादर्स जो थे वो इंडिया के थे, जो लोग चेंज हो गए हैं वो इंडिया के थे। और फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी से जो कन्वर्ट हो, सॉरी, जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको भी हम हिंदू राष्ट्र में रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से इनका फादरलैंड और होली लैंड को मिलाकर, दोनों को मिलाकर एक रखते हैं। और ये इस तरीके से एक कैरेक्टर सेव करते हैं ये हिंदू राष्ट्र का। क्योंकि सावरकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ करते थे बीजी तिलक से। सो इन अब बीजी तिलक से अगर ये इंस्पायर हैं, तो ये स्वराज का जो भी आइडियोलॉजी है उससे हट तो नहीं सकते हैं, उससे पीछे तो नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि स्वराज ठीक है, स्वराज पाकर, लेकिन अगर हम अपने हिंदुत्व के आइडिया, मतलब अपना जो हिंदू रूट है उससे हम अगर हट के कोई स्वराज पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक, लाइक हिंदूज़ के लिए एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। हम खुद की आत्महत्या कर लेंगे अगर हम अपने हिंदुत्व से हट के स्वराज की मांग करते हैं इस तरीके से। सो इन्होंने बाद में हिंदू महासभा फॉर्म किया, मतलब ज्वाइन भी किया, क्योंकि रत्नागिरी महासभा की इन्होंने स्थापना करी हुई थी, और बाद में इन्होंने उसी को हिंदू महासभा में ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद ये हिंदू महासभा के करीब 7-8 सालों तक इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हिंदू महासभा को ज्वाइन करने के बाद। और एक बड़ा आइडिया हिंदुत्व का इन्होंने दिया, और जिसको आज तक लोग कई सारे लोग जिस पर कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, डिबेट्स चलते रहते हैं, लोग करते रहते हैं। ही एडवांस द स्लोगन हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटाइज द हिंदुडम। ये क्या है? ये एक डिबेटेबल लाइन है सावरकर की। इन्होंने कहा जो जो भी पॉलिटिक्स है उनको हिंदुआइज कर दीजिए, और जो भी मिलिटेंट है उनको भी हिंदुत्व में जोड़ लीजिए।
इस तरीके से तो अगर हम कर लेंगे सारा जो भी है उसको हम हिंदुआइज कर लेंगे तो काम नहीं बनता उस टाइम पर, क्योंकि गांधी जी जो थे वो मुस्लिम लीग को भी अपने साथ लेकर आना चाहते थे। तो इन वजहों से ये चीज़ें गांधी जी से कॉन्फ्लिक्ट में हो जाया करती थी सावरकर की। ही सेड वी हिंदूज आर अ नेशन इन आवर सेल्फ। इन्होंने बोला कि हम जो हिंदूज हैं वो हम खुद में ही एक नेशन है। ही वॉज फैसिनेटेड बाय हिंदुइज्म एंड द कल्चर ऑफ हिंदू रिलीजन। जो भी कल्चर हुआ करता था हिंदू का और जो भी उनके हिंदुइज्म ये जो है उसके बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाया करते थे इस चीज़ों से। अच्छा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये बहुत ही पुजारी टाइप के प्रिस्ट टाइप के इंसान थे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो सावरकर हैं ये बिलोंग तो करते थे लाइक महाराष्ट्र के उस पोर्शन से बिलोंग करते थे जो पेशवा हुआ करते थे पहले। और ये थे भी एक प्रीस्ट फैमिली थी, ब्राह्मण फैमिली थी इनकी। बट इन इन अथिस्ट थे, ये किसी भगवान में किसी गॉड में नहीं विश्वास रखते थे। ये इनका मानना था क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी मानते थे। और इस वजह से ये चाहते थे हमारा जो भी हिंदू है, जो भी हिंदू राष्ट्र है वो एक हो जाए, जो भी लोग हिंदू है वो सब एक हो जाए। और इसके लिए ये बचपन से क्योंकि इन्होंने सबकी कहानियाँ सुनी हुई थी, राणा प्रताप की, पेशवा बाजीराव, बालाजी और शिवाजी, इन सब की कहानियाँ इनके पिताजी इनको सुनाया करते थे। इस वजह से ये बहुत ही जल्दी इन सब चीज़ों को पकड़ सके, इन सब चीज़ों को समझ सके। और पहली इनकी जो आर्टिकल आया था, ये बहुत छोटे थे उस टाइम पे, चाइल्ड थे एक, उसी टाइम पे इन्होंने द ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर लिख डाली थी। ये एक आर्टिकल उन्होंने लिख डाली थी। और जो लोग वेदास में या फिर कस्टम्स में जो ब्लाइंड फेथ रखते हैं उनके सख्त खिलाफ हुआ करते थे सावरकर। ये बात सीधी है और ये आपको याद भी रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। और ये इनका मानना था कि जो भी मशीन्स हैं और जो टेक्नोलॉजी हैं उनका सुपरमैसी है और उन पर भी हमें कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। मानते थे कि एक्सेप्ट करते थे कि सुपरमैसी है मशीन्स और टेक्नोलॉजी की, लेकिन किसी भी चीज़ पे हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। अभी हमने सावरकर का हिंदुत्व का आइडिया समझे। नेक्स्ट हम हिंदू नेशन का आइडिया समझ लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो सावरकर बनाना चाहते थे वो क्या था। देखिए, सब उसमें कुछ थ्री एसेंशियल्स बताते हैं कि ये तीन एसेंशियल्स हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के। सो क्या है, हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बताते हैं, टेरिटोरियल एंटिटी। एक टेरिटोरियल एंटिटी होनी चाहिए जिसे ये राष्ट्र के तरीके से मानते हैं। अब इस राष्ट्र में कौन आएगा? इस राष्ट्र में वो लोग आएंगे जो कि यहीं पर बॉर्न है या फिर जिनके फोर फादर्स, जिनके फादर्स यहीं पर बॉर्न हैं। ये लोग हो गए जिनकी ओरिजिन हुई है इसी इसी होली लैंड में, इसी पुण्य भूमि में जिनकी ओरिजिन हुई है, वो लोग हो जाएंगे हिंदू। बट ये बोलते हैं कि कुछ लोग जो कि हिंदू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो मुस्लिम हैं, उनको भी हम इस कंट्री में उनको सिटीजन मान सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे हैं इस तरीके से। एंड सेकेंड चीज़ बोलते हैं वो रेशियल एंटिटी। रेशियल एंटिटी एक जाति के तरीके से होती है, जात जिसे हम बोल सकते हैं। लाइक जो भी लोग हैं वो जो भी इंडियंस हैं हम देख कर बता सकते हैं कुछ लोग इंडियंस हैं, लाइक कुछ लोग जर्मन्स हैं, कुछ लोग चाइनीज़ हैं, इथियोपियंस हैं। इन लोग का क्या होता है कि इन लोग का ब्लड, इन लोग का रेस जो होता है वो कॉमन होता है। और ये लोग एक कॉमन लैंड शेयर कर रहे होते हैं। इस वजह से इन एक हिंदू में आते हैं, इन एक जाति वाले हो जाते हैं। ये जाति तो एक छोटा चीज़ हो गया, जाति एक छोटा सा चीज़ हो गया। चाहे वो हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वो कुछ भी हो, बट आफ्टर ऑल दे आर हिंदू। बस इनको हिंदू से मतलब है, वो हिंदू हैं। ये रेशियल आइडेंटिटी हो गई, उनका सेम ब्लड है, सेम रेस है एंड सेम लैंड वो शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से एक अलग सा बन जाता है इनका। क्योंकि हिमालयन एटीट्यूड से जो जो सिंधु, जो हिमालयन एटीट्यूड नॉर्थ में हो गया, फिर इधर सिंधु हो गया, इधर केप कॉरिन हो गया और इधर असम। उनका मानना था कि इतना से जो बिलोंग कर रहे हैं वो हो जाते हैं हमारा हमारा एक लैंड ये हो गया हमारा। और इसमें जो लोग लिव कर रहे हैं उनका सेम ब्लड, सेम रेस और सेम लैंड वो शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से वो हिंदू हो गए। जिस तरीके से कुछ लोग जर्मन हैं, कुछ रेसेस चाइनीज़ हैं, कुछ लोग रेसेस इथियोपियंस हैं, उसी टाइप सा एक हिंदू भी हमारा बड़ा एंटिटी होना चाहिए। उनका यूनिफिकेशन अल्टीमेट गोल था कि एक यूनिफाइड इंडिया होना चाहिए, यूनिफाइड नेशन होना चाहिए। एंड थर्ड बताते हैं कल्चरल एंटिटी। देखिए, चाहे वो जैन है, सिख है, बुद्ध है, बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, कुछ भी है, उन सबका जो भी कल्चर है वो सबका रिलेट करता हुआ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे रिलेट करता हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी मतलब हम लोग के हैं कल्चर्स जो कि रिलेट करते हुए हैं, लाइक बैसाखी हो गया और मकर संक्रांति टाइप के जो होते हैं, ये सब रिलेट करते हुए होते हैं। और हम एक दूसरे के जो भी कल्चर्स हैं, जो भी संस्कृति है, एक दूसरे की संस्कृति को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को रेस्पेक्ट करें।
और जो जो लोग भी हैं, सबके कल्चर्स को हम भी, उनके फेस्टिवल्स को अच्छे से, ओकेजन्स को हम भी सेलिब्रेट करें जैसे वो सेलिब्रेट करते हैं। ये हो गया संस्कृति, एक कल्चरल एंटिटी होना चाहिए सब में। हिंदू कल्चर जिसे बोलेंगे वो है, तो सभी उसमें सारे के सारे कॉमन रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, और जो भी लिटरेरी एंड जूरिस्ट क्रिएशंस हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, वो सारी हैं, सबकी अलग अलग हैं। बट हम सब उनको एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, हम सब उनमें खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे, उस तरीके से हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कल्चरल एंटिटी जो भी है, हमारी जो संस्कृति है, वो सब हम फॉलो करेंगे। सावरकर सेड, वी आर वन बिकॉज वी आर अ नेशन, अ रेस एंड अ कॉमन सिविलाइजेशन। ऐसा मानते हैं सावरकर कि हम सब एक है क्योंकि हम एक कॉमन रेस, कॉमन सिविलाइजेशन, एक कॉमन नेशन से बिलोंग करते हैं। आइदर वी आर अ क्रिश्चियन, आइदर वी आर अ इस्लाम, जुडाइज्म, सिख, जैन, कुछ भी हो, बट हम सब एक हैं। एक पैन इंडिया वाला जो इनका आइडियोलॉजी है, वो पैन इंडिया के लेवल वाली है। ऐसा आज के टाइम में आज के टाइम में करना चाहते हैं स्टेट्स, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। सावरकर ने हिंदू महासभा ज्वाइन की और हिंदू महासभा को एक अच्छी आइडियोलॉजी का, उस आइडियोलॉजीज को उसके सापेंस किया, उसको आगे बढ़ाया। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सो नेक्स्ट है सावरकर ऑन कास्ट सिस्टम। आगे हम सावरकर का व्यू देख लेते हैं ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सावरकर है वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े क्रिटिक थे कास्ट सिस्टम के। उनका मानना था कि ये जो भी चतुर्वर्ण है, जिसे बोलते हैं चतुर्वर्ण एंड कास्ट सिस्टम जो है, ये डिजास्टरस है हमारी हिंदू सोसाइटी के लिए, हमारे यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस है। और चतुर्वर्ण इज आइडिया बेस्ड ऑन क्राइटेरियन ऑफ स्क्रिप्चर्स ऑफ ओल्ड बिलीव्स। कुछ ओल्ड बिलीव्स हैं जिनका साइंटिफिक क्राइटेरियन से कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ें आज भी हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, और आज भी हमारा जो सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी लेके आ रही हैं, इनइक्वालिटी को इनकरेज कर रही हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही हैं, और हमारी सोसाइटी को, हमारी हिंदू सोसाइटी को, सोसाइटी में हेटेड के बीच बो रही हैं। मतलब कि सबके अंदर घृणा वाली भावना को लेकर आ रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो हमें ये कास्टलेस चीज़ों से दूर हटना चाहिए। लाइक जैसा अर्लियर टाइम में हुआ करता था, रोटी एंड बेटी का रिश्ता, और फिर कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी हुआ करती थी, हमें वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। हमें ये कास्ट सिस्टम में हम फंसे रहेंगे तो हम कभी भी यूनिटी नहीं हो पाएगी हमारे अंदर। और उनका मानना था कि ये जो अनटचेबिलिटी है, इसमें हमें शुद्धि से लेकर हर चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। इसमें हमें स्वच्छता से लेना चाहिए कि स्वच्छ चीज़ होनी चाहिए, नॉट कि हमें हर चीज़ में शुद्धि की की चीज़ें सोचनी चाहिए। और अनटचेबिलिटी को बिल्कुल से अबॉलिश कर देना चाहिए सोसाइटी से, ये जो सोसाइटी है उससे। और एक क्लासलेस हिंदू सोसाइटी को बनाना चाहिए जहाँ पे सबका सोशल ऑर्डर जो है वो इक्वल हो। कोई किसी को दलित ना बोला जाए, किसी को शूद्र ना बोला जाए, कोई हायर क्लास ना हो, सारा सबकी क्लास एक बराबर हो। जैसा कि बी आर अम्बेडकर भी इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं। सो आज हमने सावरकर का देखा, इनमें कई सारी चीज़ें, लाइक हिंदू राष्ट्र का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी क्रिटिक वाली चीज़ है, जिसका बहुत से लोग क्रिटिक करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने सावरकर की होल लाइफ देखी, और इनके हिंदू राष्ट्र को हमने देखा, आइडियोलॉजी देखी, हिंदुत्व को देखा, इनके जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हुई थी उनको देखा, और ये भी देखा कि किस तरीके से इनका जो रिवोल्यूशनरी फेज था, उसके बाद से जो अरेस्ट हुए, ये एक पैसिव फेज जब आया, वो भी हमने देखा कि अंडमान सेलुलर जेल में कितने दिनों तक सावरकर पड़े रहे। सो कुछ इस तरीके से थी सावरकर की लाइफ हिस्ट्री, और ये इनको बहुत ही आलोचना इनकी की जाती है बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजीज। सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद को, और वहाँ से हम ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम के थिंकर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो भी थिंकर्स चल रहे थे, लाइक बीजे तिलक, श्री अरविंदो, वीर सावरकर, ये सब आइडियलिस्ट स्ट्रीम के थिंकर्स थे। एंड नेक्स्ट हम ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम के थिंकर्स को स्टार्ट करेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया अपडेट्स हो वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।